इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीपोजिशन का पार्ट 3 में हम देखेंगे, अभी तक हमने 2 पार्ट में जो थ्योरी देखी है उसी पर आधारित एक्सरसाइज को, और देखेंगे कि किस तरह से जो एरर डिटेक्टिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर्स को पकड़ सकते हैं और उनकी जगह पे क्या आपको प्रीपोजिशन रिप्लेस करना होगा, और सारे रूल्स भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, आपको यहाँ पे बहुत सारे रूल्स मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रीपोजिशंस का ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक मैं आपको पहले ही वीडियो दे चुका हूं, तो आपने अगर वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, थ्योरी पार्ट को स्किप किया हुआ है या भूल गए हैं देखना, तो यहाँ पे नीचे मैं लिंक दे रहा हूं उन दोनों पार्ट्स का, जिस पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मोबाइल पे हैं तो आपको यहाँ कॉर्नर में लिंक मिलेगा उन दोनों पार्ट्स के लिए। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज। यहाँ पे टोटल मैंने 20 सेंटेंस लिए हुए हैं और 20 में क्या एरर होगी, और उसके आधार पे मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक क्वेश्चन पे, हर एक वर्ड पे एक नया रूल आपको बताता चलूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और रूल्स नोट भी कर सकते हैं, जिससे इस तरह के अगर आपके एरर एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। राम ऑलवेज इंसिस्ट दैट ही प्रिफर टू गो होम टू स्टे एनीवेयर एट नाइट। और आखिरी में क्या है, नो एरर। तो आपको बताना क्या है कि कौन से पार्ट में इसमें एरर होगी। तो इससे रिलेटेड एक खास रूल है, खास नियम है। अगर वो नियम आपको पता है तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप बता देंगे एरर किस पार्ट में होगी। लेकिन अगर आपको रूल और वो नियम नहीं पता है तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो वो रूल क्या है, तो रूल आप देख लेते हैं क्या है कि जब भी आपका क्या आता है, यहाँ पे प्रिफर आता है, ठीक है, तो प्रिफर के बाद आप क्या देखेंगे, इसके 2 फॉर्म आपके बनते हैं। एक क्या होगा कि प्रिफर के बाद यहाँ पे कोई ना कोई नाउन आएगा और या फिर कोई जीरंड आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा तो उसके बाद क्या होगा, बीच में आएगा टू, और इसके ठीक बाद फिर से क्या आएगा, कोई नाउन या फिर कोई जीरंड यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊँ तो ऐसे कह सकते हैं, जैसे ही प्रिफर्ड, प्रिफर्ड के बाद क्या, कोई नाउन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ही प्रिफर्ड, मान लीजिए लेता हूँ टी, ही प्रिफर्ड टी टू कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि वो क्या करता है, कॉफ़ी से ज़्यादा टी को प्रेफर करता है। तो ये क्या है, आपका नाउन है और ये भी क्या है, नाउन है। तो बीच में यहाँ पे टू आ सकता है, ये प्रयोग इसका सही है। लेकिन अगर कभी भी प्रेफर के बाद में कोई आपका इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होगा कि टू आएगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा, टू गो। तो अगर ऐसे आ गया क्या, टू गो, तो इसके बाद यहाँ पे फिर से इनको जोड़ने के लिए इस टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जगह पे क्या प्रयोग करते हैं, रैदर देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बस आपको ये पता है फिर आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं पता है फिर आपके लिए दिक्कत दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे पता है, अब हमको पता चल गया यहाँ पे क्या है, ही प्रेफर टू गो होम टू स्टे। तो यहाँ पे हमको पता है इस पार्ट में गड़बड़ी है, यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए था आपका, रैदर देन, ठीक है। रैदर देन होगा तब ये वाक्य आपका सही निकल के आएगा, वरना ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा, ओके। और जब यहाँ पे नाउन या जीरंड हो, कोई जीरंड का मतलब क्या है, जैसे आप कह सकते हैं आई प्रिफर स्लीपिंग टू प्लेइंग, ठीक है, कि मुझे खेलने से ज़्यादा सोना पसंद है, तो वो जीरंड का फॉर्म हो जाएगा। तब पर भी यहाँ पे बीच में टू आएगा इनको कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे नाउन या जीरंड नहीं है तो क्या होगा, हमेशा इसी तरह का आपको होगा, ये इन्फिनिटिव आएगा तो रेदर देन का प्रयोग हम करेंगे। ये आपका पहला रूल है, इम्पॉर्टेंट है। समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको एक बार और देख लीजिएगा। और इस तरह के एरर्स आपके आते हैं एग्जाम में जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपका इन्फिनिटिव आएगा तो उसके बाद आपको रेदर देन लगाना है, और ये भी आपका टू, ये जो बीच में कनेक्ट वाला है, ये हट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम ऑलवेज इंसिस्ट दैट ही प्रेफर टू गो होम रैदर देन स्टे एनीवेयर एट नाइट। तो ये आपका क्या होगा, सही तरीका होगा इसको लिखने का। चलिए इसी से रिलेटेड हम देखते हैं दूसरा क्या हो सकता है। राम सेड दैट ही प्रेफर्ड, फिर से आपका क्या गया, प्रेफर्ड द ब्लैक शर्ट दैन द रेड वन विच आई यूजली वोर। अब आपको पता चल गया कि ये प्रेफर आ गया, इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए तो द ब्लैक शर्ट, ये आपका क्या है, एक तरह का नाउन है।
तो नाउन होगा, और यहाँ पे क्या है रेड वन, ये भी आपका क्या है नाउन है, शर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो नाउन है अगर ये, तो यहाँ पे बीच में क्या आना चाहिए टू आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देन लिखा हुआ है, जो कि क्या है गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए टू होना चाहिए। तो बस ये आपको पता है। फिर देखिए इसको ढूंढने में कितना टाइम लगेगा, हमको पता चला क्या प्रेफर्ड क्लिक हुआ, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे तुरंत कि प्रेफर्ड के बाद यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के बाद टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है मतलब इसी पार्ट में गड़बड़ी है, टिक लगाएंगे आगे बढ़ेंगे। ओके, अगर यहाँ पे टू लगा हुआ है तब हम देखेंगे क्या कि और किस किस पार्ट में गड़बड़ी हो सकती है, और सारे पार्ट भी जो हम पढ़ रहे हैं उसको भी हम चेक करेंगे। लेकिन प्रेफर्ड दिखा तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे। मेरे ख्याल से आपको पहला जो रूल है ये समझ में आया होगा कैसे हमको यूज़ करना है। इसमें दो चीज़ें हैं, दोनों को ही समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मोहन वॉज मच इंगेज्ड इन हिज होमवर्क व्हेन द थीव्स इंटर्ड इनटू हिज हाउस एंड टुक अवे लॉट्स ऑफ थिंग्स। कह रहे हैं कि मोहन क्या है बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा व्यस्त था अपने होमवर्क में कि जब थीफ आए उसके घर में घुसे और बहुत सारी चीज़ों को ले गए। तो इस पूरे सेंटेंस में किस पार्ट में गड़बड़ी है ये आपको बताना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको तुरंत मिस्टेक मिल जाएगी अगर आपको यूजर्स पता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंटर्ड इनटू, जो कि क्या है गलत है, यहाँ पे इनटू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जब भी आप प्रयोग करेंगे क्या इंटर का, तो उसका मतलब क्या होता है अंदर घुसना। ठीक है, तो इंटर का प्रयोग कर रहे हैं, ये चोर आ रहे हैं घर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा ठीक है ये प्रयोग। इसके बाद इनटू लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनटू अगर लगा देंगे इसके बाद तब इसका अर्थ बदल जाता है, ऐसा नहीं कि इनटू लग ही नहीं सकता। अगर हमने लगा दिया इंटर इनटू, तो ये किस सेंस में लगाया जाता है, जैसे आप किसी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हों, आप किसी डिबेट की शुरुआत कर रहे हों, ठीक है, आप किसी डिस्कशन की शुरुआत कर रहे हों। तो जब इस तरह की शुरुआत करते हैं या किसी फील्ड में आप जाते हैं, आप किसी कैरियर की शुरुआत कर रहे होते हैं किसी फील्ड में स्पेसिफिक, तो वहाँ पे आप घुसने के लिए क्या लगाते हैं इंटर्ड इनटू। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ चल रहा है और आप घुस गए बिजनेस में। बिजनेस में घुसने का मतलब क्या होगा, आप कोई नया बिजनेस उस फील्ड में स्टार्ट करें। डिबेट का मतलब भी क्या होगा, आप कोई नई डिबेट छेड़ रहे हैं। करियर का मतलब क्या होगा कि आप कोई नया करियर उस फील्ड में बनाने जा रहे हैं। तो इस केस में हम इंटर के साथ इनटू का प्रयोग करते हैं। बाकी अगर कहीं घर में घुसना होगा तो आप इंटर का प्रयोग कर सकते हैं, या तो सिर्फ इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटर का प्रयोग क्या होगा गलत, यहाँ पे अर्थ निकालता है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Ravi took me to Domino's and ordered for 2 medium size pizzas which we got in no time। कि रवि मुझे डोमिनोज ले गया और ऑर्डर किसका किया, 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा का, जो हमें बहुत ही कम समय मिल गया। इन नो टाइम का मतलब क्या होगा, इन नो टाइम का मतलब होगा एकदम कम समय में, बिल्कुल इंतज़ार ही करना नहीं पड़ा। सेंटेंस को पढ़िए, क्या एरर आपको देखने को मिल रही है। हाँ, एरर आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपको नियम पता है तो। ओके, और नियम भी कैसे पता है कि अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने लगभग 20 आपके रूल रेगुलेशन जो भी होंगे वो बताए होंगे, वो 2 वीडियो 2 बार देखने के बाद ही आपको सारा का सारा रट भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में एक थोड़ा सा उसका पिक्चराइजेशन हो जाता है कि ऐसा ऐसा आ रहा है तो हमको क्या चेक करना है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको पता है तो आप यहाँ से फटाक से बता सकते हैं कि इस वाले पार्ट में क्या होगी, एरर होगी। कैसे कि ऑर्डर्ड क्या है ये आपका, ये ऑर्डर्ड क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब का क्या खासियत होती है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सीधा क्या आता है, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आता है। ठीक है, मतलब इसके बाद कोई भी आपका प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो फॉर का प्रयोग हुआ है वो क्या है, पूरी तरीके से गलत है। हाँ, फॉर को हटा दीजिए, अब ये सेंटेंस सही है। रवि टुक मी टू डोमिनोज एंड ऑर्डर 2 मीडियम साइज, क्योंकि यहाँ पे फॉर जब लगाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो ट्रांजिटिव वर्ब की जो प्रॉपर्टी हो गलत हो जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ऑर्डर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पे आगे मैं और आपको बताऊंगा कौन कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है। इन सब चीज़ों को तो आप अपने होमवर्क में लिख लीजिए कि आप कम से कम इतना पता कर लीजिए कि कौन कौन सी वर्ब आपकी ट्रांजिटिव में आती हैं और कौन कौन सी आपकी इनट्रांजिटिव में आती हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको पता है फिर आप आसानी से और कर सकते हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स को, और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको पता चल गया फॉर का प्रयोग क्या है, फालतू है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन केस जब ये ऑर्डर जो आपका वर्ब है, जो ऑर्डर इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये जब वर्ब की तरह यूज नहीं हो, ये यूज हो नाउन की तरह, ठीक है, तब हम ऑर्डर के बाद फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, इसी सेंटेंस को अगर हम कहते हैं कि ही गेव ऑर्डर्ड फॉर 2 मीडियम साइज पिज़्ज़ास, ऐसे मैं लिख दूं, ही गेव ऑर्डर फॉर 2 मीडियम साइज पिज़्ज़ास। ठीक है, अब आगे का सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी वर्ब क्या आ जाती है, गेव आ गई। ठीक है, अब ऑर्डर क्या है, वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, ये क्या काम करेगा, नाउन की तरह आपका काम करेगा। तो ये आपका जब
यहाँ पे मेन वर्ब आपका पहुँच जाता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है तो ऑर्डर नाउन की तरह काम करेगा, फिर यहाँ पे आप फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, तब ये आपका सही होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मेन वर्ब ही क्या है, ऑर्डर्ड, ऑर्डर देने का ही काम किया जा रहा है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है, तो इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विप्लव टोल्ड मी दैट समवन हैड फॉलन इन द रिवर एंड नोबडी हैड ट्राइड टू सेव हिम, और क्या है, नो एरर। तो इसमें एरर क्या हो सकती है, एक छोटी सी बहुत बात है, अगर आप इतना कॉमन सेंस रखते हैं, इतना ध्यान देते हैं, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे एरर होगी आपकी, इनकी जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनटू। इनटू क्यों होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति नदी में गिरा है, मतलब क्या है, वो मोशन की स्थिति में। मैंने आपको बताया था थ्योरी पार्ट में इनटू का प्रयोग कैसे होता है, आखिरी में थोड़ा सा छोटा सा बताया था कि जैसे आप कमरे में घुसते हैं, क्लास में घुसते हैं, आप क्लास में बैठे हैं, आप स्टेशनरी पोजीशन में, स्थिर अवस्था में हैं, तब इनका प्रयोग होता है। लेकिन अगर आप क्लास में घुसते हैं, आप क्लास में आते हैं, तब आप क्या होते हैं, मूविंग स्टेट में होते हैं, चलती हुई अवस्था में होते हैं, तो इनटू का प्रयोग करते हैं। इसी तरह आपका रिवर हो गया या कोई तालाब हो गया, क्लासरूम हो गई, उसमें आप जाते हैं, गतिमान अवस्था में हैं, तो वहाँ पे इन नहीं, क्या प्रयोग होता है, इनटू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। She became able to free herself with her debt by working day and night, कि वो अपने जो भी डेट हैं या जो भी उसके उधार हैं, उससे फ्री होने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात काम कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से वो फ्री होना चाहती है। तो जब भी यहाँ पे आप देखते क्या है, क्या लिखा हुआ है, फ्री हर सेल्फ, तो यहाँ पे विथ का प्रयोग नहीं होता है, फ्री के लिए क्या प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है, कि हम किसी चीज़ से फ्री होते हैं, मतलब किसी चीज़ से मुक्त होते हैं, किसी चीज़ के साथ मुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करिएगा कि वो अपने आप को ऋण से मुक्त करने की कोशिश कर रही है या ऋण से मुक्त कराना चाहती है, ठीक है। तो ऋण से हो रहा है, ऋण के साथ नहीं, ओके। तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो जब भी आपका ऐसे आ जाए, लिखा हो क्या, फ्री लिखा हो, उसके बाद समबडी, हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, कुछ भी हो, उसके बाद आपका क्या आता है, फ्रॉम आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, समथिंग, मतलब जिससे आप फ्री होना चाहते हैं उसका यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पे यूज़ क्या कर लूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ कि आई फ्रीड माई सेल्फ। अब यहाँ पे फ्री की मैं सेकंड फॉर्म यूज़ कर दूँ कि फ्रीड माई सेल्फ फ्रॉम, किससे कह दूँ, मॉर्निंग क्लास से या इवनिंग क्लास से, कुछ भी। तो मैंने अपने आप को मॉर्निंग या इवनिंग क्लास से फ्री किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा, विथ का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिएगा, ये भी आपका एक रूल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। न्यूमरस पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर, यहाँ पे एन मिसिंग है, हंगर, बट द गवर्नमेंट सीम्स टू बी इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट। ये क्या है, नो एरर। अब ये जो हंगर वाला एन मिसिंग था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप यहाँ पे गलती नहीं निकालेंगे, ठीक है, स्पेलिंग सही है। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इंडिया में किसकी वजह से मरते हैं, भूख की वजह से मरते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, इग्नोरेंट है, मतलब एकदम अनभिज्ञ है, उनके प्रति एकदम ध्यान ही नहीं देती है। तो यहाँ पे जब भी हमने देखा था क्या, किसी कॉज की बात होती है, किसी कारण की बात होती है, तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। बस इतना सा यहाँ पे बात थी कि यहाँ पे क्या है, डाइंग फ्रॉम हंगर नहीं, डाइंग ऑफ हंगर का प्रयोग होगा। देखिए पढ़ने में आपको ऐसा नहीं लगेगा, कुछ लोग कहते हैं सर हम पढ़ते हैं तो हमको पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें एरर होगी, बस हम ये बता नहीं पाते हैं कि एरर कौन सी होगी, लेकिन पढ़ के समझ में आ जाता है कि हाँ इसी पार्ट में एरर होगी। तो वो तो आपका अज्ञान होता है, मतलब आपको अगर पूरा ज्ञान नहीं है तभी आप ऐसी बातें करेंगे, क्योंकि तुक्का वाली बात हो जाती है कि हाँ ठीक बैठ गया तो ठीक है, वरना आप कह देंगे हमको तो पता ही नहीं था, हमने तो ऐसे ही बोल दिया। तो यहाँ पे जब आपको पता होगा कि जब भी कारण की बात होगी, आपने वीडियो देखा है, पता है, तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करते हैं कॉज दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइंग ऑफ हंगर का प्रयोग होगा, ना कि फ्रॉम का। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। टुडे ही रिवील्ड द फैक्ट दैट ही वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज हैड नॉट हेल्प्ड हिम, कि उसने आज क्या रहस्योद्घाटन किया। रिवील्ड करने का मतलब क्या होता है, रिवील करने का मतलब जब आप किसी रहस्य पर से पर्दा उठाएं या किसी छुपी बात को बाहर लाएं। तो उसने क्या रिवील किया, इस फैक्ट को रिवील किया कि वो मेरे ऊपर गुस्सा है इसलिए क्योंकि मैंने उसकी हेल्प नहीं की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप देखेंगे, इससे रिलेटेड क्या रूल है आपका, कि जब भी आपका वर्ड क्या आता है, एंग्री, ठीक है, ये आपका क्या है, वर्ब एंग्री। तो एंग्री के साथ या तो हम विथ का प्रयोग करेंगे या तो एट का प्रयोग करेंगे। हम एंग्री विथ का प्रयोग करेंगे जब किसी
पर्सन के बारे में बात करें कि हम किसी के साथ, किसी के ऊपर हम गुस्सा हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, एंग्री ऑन मी, तो मी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एंग्री विथ मी, कि मेरे ऊपर या मेरे साथ गुस्सा है वो, ठीक है। और एट का प्रयोग कब करते हैं, एट का प्रयोग करेंगे हम समथिंग के ऊपर, ठीक है। जब किसी वस्तु के बारे में बात हो, किसी बिहेवियर के बारे में बात हो, जैसे कह सकते हैं कि ही वॉज एंग्री एट माई बिहेवियर, ठीक है। तो एंग्री एट का प्रयोग कब करेंगे, जब समथिंग के बारे में बात हो, ठीक है, किसी गुण विशेष के बारे में बात हो, तो वहाँ पे हम लगाएंगे एट। लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर बात होगी तो क्या लगाएंगे, विथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, नोट करके रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी आपको एरर फाइंड करने में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आपको देखने को भी नहीं मिलती हैं और ज़्यादा ध्यान भी आप इस पर नहीं देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एंग्री के साथ या तो विथ आएगा या तो एट आएगा, और किस किस केस में आएगा ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द ब्राइड सेड दैट शी वुड नॉट मैरी द मैन ओवर 35 एंड नो एरर। इसमें क्या आपकी एरर होगी, आप इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पे ओवर का प्रयोग हुआ है तो इससे रिलेटेड कुछ एरर हो सकती है। हमने क्या देखा था कि ओवर और अंडर का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। ओवर या अंडर का प्रयोग, एक तो मैंने आपको क्या बताया था, वर्टिकल लिमिट्स के बारे में बताया था कि आप कि वर्टिकल ऊंचाई को दिखाने के लिए ओवर और अंडर का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या होता है, इसका प्रयोग एज के साथ भी होता है, ओवर एज या अंडर एज बताने के लिए, मतलब किसी लिमिट को दर्शाने के लिए ही यहाँ भी होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम एज की लिमिट लगा देते हैं कि 15 साल से ऊपर के लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, तो इस लिमिट के ऊपर अगर आप हैं तभी जा सकते हैं, अंडर एज वालों की एंट्री नहीं होगी। तो एज के लिए हम लगा सकते हैं ओवर या अंडर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हो, 35, यहाँ पे एज की बात की जा रही है, मतलब एज नहीं आ रहा है बल्कि एक्चुअल में उम्र बताई जा रही है कि 35 साल से ऊपर के व्यक्ति से वो शादी नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 35, तो इसके लिए यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, अबव का प्रयोग होगा, ठीक है। क्यों प्रयोग होगा अबव का, क्योंकि अबव और बिलो का प्रयोग मैंने क्या बताया था आपको, लेवल बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या बताने के लिए, लेवल बताने के लिए यहाँ पे किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया कि 15 साल से नीचे लोगों की एंट्री नहीं होगी, तो 15 साल से जो नीचे के लोग होंगे उनको हम क्या कहेंगे कि आप क्या हैं, बिलो 15 ईयर्स हैं, ठीक है। क्या है, बिलो 15 ईयर्स हैं, इसलिए आपकी एंट्री नहीं होगी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप अंडर 15 ईयर्स हैं, तब क्या हो जाएगा, गलत। हम ये कह सकते हैं कि आप अंडर एज हैं क्योंकि आप बिलो 15 ईयर्स हैं। ओके, मतलब समझ रहे होंगे ना आप कि अबव और बिलो का प्रयोग कैसे करेंगे। न्यूमेरिक जो भी आपकी एज आ रही है उसको दर्शाने के लिए करेंगे, लेकिन अंडर या ओवर एज बताने के लिए कि एज से अधिक है या आपकी एज किसी भी निर्धारित एज से कम होती है, तो उसके लिए आप ओवर या अंडर का प्रयोग करते हैं। इतनी छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि गलती होने की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया तो बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो गए होंगे पहले ही कि अभी तो बताया 15 ईयर्स, अभी कह रहे थे अंडर। तो अंडर का प्रयोग आप, जैसे आप कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है तो उसे आप क्या कहेंगे कि आप क्या हैं, बिलो 15 ईयर्स के हैं, इसलिए आप एंट्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप क्या हैं, अंडर एज हैं। ओके, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप अंडर 15 ईयर्स के हैं इसलिए आप बिलो एज हैं, उल्टा आप इसका नहीं कह सकते हैं। आपको इसी तरीके से इसको यूज करना होगा। ओके, मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट डोमेस्टिक वर्क सी सेव्स टाइम्स टू द विजिटर्स, मतलब घरेलू कामों में बहुत ज़्यादा बिजी होने के बावजूद भी वो जो विजिटर्स हैं उनके लिए टाइम बचाती है। तो यहाँ पे आपकी एरर क्या होगी, मैं बताता हूँ यहाँ पे एरर आपकी क्या होगी, या 1 मिनट आप पॉज करके वीडियो सोच भी सकते हैं क्या हो सकती है एरर। तो यहाँ पे आपकी एरर होगी इस 2 में, ठीक है। जब भी हम कोई चीज़ बचाते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई भी वस्तु सेव करते हैं, चाहे वो टाइम हो, चाहे मनी हो, चाहे वाटर हो, चाहे फूड हो, तो हम किसी भी वस्तु के लिए या किसी भी उद्देश्य या कारण के लिए सेव करते हैं। जैसे मैं कह दूं कि आई सेव्ड दिस मनी, ठीक है, मैं कह दूं कि मैंने ये पैसा सेव किया है किसके लिए, फॉर माई स्टडीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये उद्देश्य हो जाएगा कि मैंने ये पैसा किसके लिए सेव किया है, अपनी पढ़ाई के लिए सेव किया है। तो जब भी आपकी उद्देश्य की बात होगी वो आपका सेव में ही आता है। जब आप कुछ बचाते हैं, सेव करते हैं, तो किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही सेव करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, फॉर का प्रयोग होगा, ना कि टू का प्रयोग होगा। टू का प्रयोग एकदम पूरी तरीके से गलत है, इसको आप किसी भी तरीके से सही नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। जब भी सेव का प्रयोग करेंगे किसी के लिए या किसी उद्देश्य के लिए आप करते हैं, तो यहाँ पे आप फॉर का प्रयोग करेंगे, सेव के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग टू, और क्या है, नो एरर। तो इसमें आपकी एरर कहाँ पे निकलती है वो तो आपको मैं बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको लिसन से जुड़ा हुआ नियम बता देता हूँ कि लिसन आपकी क्या है, लिसन आपकी ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी काम करती है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी काम करेगी, और आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी ये काम करती है, ये वाली वर्ब, ठीक है। तो अगर ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करती है, ट्रांजिटिव का मतलब क्या कि जब लिसन के बाद कुछ ना कुछ आपका ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, जब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट आता है तब तो हम लिसन के बाद टू का प्रयोग कर सकते हैं इस केस में। लेकिन जब इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करे, मतलब इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आए, तो हम इसके बाद टू का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि लिसन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं। जैसे अगर मैं कह दूं कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब की तरह मैं कहता हूं कि प्लीज़ लिसन टू राम, ठीक है, प्लीज़ लिसन टू राम, तो यहाँ पे अगर मैं प्रयोग करता हूँ लिसन टू राम, तो लिसन के बाद राम ऑब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे टू आएगा, ये आपका सही है। लेकिन अगर केवल मैं इतना कहता हूँ कि प्लीज़ लिसन केयरफुली, कि कृपया ध्यान से सुनिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, लिसन के बाद कोई भी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लीज़ लिसन टू केयरफुली, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब है मतलब बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके बाद टू भी नहीं होगा, और अगर ऑब्जेक्ट है लिसन के बाद तो टू होगा। तो यहाँ पे देखते हैं वर्थ लिसनिंग, लिसनिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे टू नहीं होगा, यही गड़बड़ है, इसको सही करिए, सेंटेंस आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 3 विंग्स, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव, एंड ईच इज़ इंडिपेंडेंट इन इट्स ओन वे। फिर आखिरी में क्या है, नो एरर। कह रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो 3 वस्तुओं से मिलकर बना है, या उसके 3 मुख्य आयाम हैं। क्या क्या है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव, और सब अपने आप में लगभग स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे आपकी एरर क्या होती है, दिखने में सेंटेंस एकदम फाइन एंड करेक्ट लगता है, एक नज़र में आपको कोई भी गलती यहाँ पे दिखती नहीं है, लेकिन अगर आपको एक छोटी सी चीज़ पता होगी तो बहुत आसानी से इसमें गलती आप निकाल सकते हैं। क्या है कि कंप्राइज के बाद कभी भी आपका ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, बहुत कॉमन एरर है, लगभग आपके 90% लोग ये गलत करते हैं, कंप्राइजेस के बाद ऑफ लगाते हैं, जो कि पूरी तरीके से क्या है, गलत है, ठीक है, बहुत कॉमन एरर है। कंप्राइजेस के बाद आपका ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, इस बात को आप नोट करके रखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस 3 विंग्स, ना कि कंप्राइजेस ऑफ 3 विंग्स, ये क्या होगा, गलत प्रयोग होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप लिख भी लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द कैप्टन डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एमंग आउट फ्रेंड्स हु हैड इन्वाइटेड हिम, कि कैप्टन ने किसके किसके बीच में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की, अपने उन सभी दोस्तों के बीच में जिनको उसने बुलाया हुआ था। तो यहाँ पे एरर क्या होगी, अमंग आ रहा है, अमंग से रिलेटेड आपको क्या रूल बताया था कि अगर आपका एमंग के बाद द का प्रयोग नहीं होता है तो आप क्या देखेंगे कि एमंग के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, वो अगर वॉवेल साउंड का है तो एमंग की जगह क्या हो जाएगा, एमंगस्ट का प्रयोग होगा, लेकिन अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड का है तो फिर एमंग का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए एमंग के बाद क्या रहा है, आउट आ रहा है, तो आउट क्या है, आपका वॉवेल साउंड का वर्ड है, तो इसके बाद क्या होगा, एमंगस्ट का प्रयोग होगा, जबकि यहाँ पे एमंग का प्रयोग किया गया है, जो कि क्या है, गलत है। क्या होगा, एमंगस्ट का प्रयोग होगा, जो कि पूरी तरीके से आपका सही वर्ड होगा इस जगह पे। तो देखिए कितनी छोटी सी बात है, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो बहुत छोटा सा लग रहा था कि इतना छोटी सी गलती है, ये सब तो पूछेगा ही नहीं, लेकिन अगर आप पूरे वर्ड में देखेंगे, इसके सेंटेंस में देखिए, तो आपको ऐसे देख के लगता नहीं है कहीं पे एरर आ सकती है। लेकिन इतनी छोटी सी चीज़ अगर आपको नहीं पता, इतने छोटे से रूल नहीं पता है आपको, तो यहाँ पे भी आप गलती करके आएंगे, या तो आप गलती समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या गलती है यहाँ पे। ओके, तो इस बात को फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दिस बुक डील्स इन द बर्निंग प्रॉब्लम्स आवर कंट्री इज़ फेसिंग एट प्रेजेंट, कि ये बुक किस बारे में है, कि जो भी हमारी कंट्री में इसमें बर्निंग प्रॉब्लम, मतलब जो भी ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं उसी पे आधारित ये बुक है, या उसी पे आधारित ये बुक है। तो यहाँ पे गलती क्या होगी आपकी, गलती यहाँ पे ये होगी कि जब भी यहाँ पे डील्स इन का मतलब क्या होता है, आप समझ लीजिए कि डील्स इन का मतलब या डील इन का मतलब अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब क्या होता है, व्यापार करना, ठीक है, बिजनेस करना। जैसे हम कह दें कि ही डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, की वो इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करता है या इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यापार करता है, ठीक है, ही डील्स इन दिस, तो इसका मतलब क्या होता है, व्यापार करना।
जब हम यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे कोई व्यापार तो कर नहीं रहे हैं, बल्कि ये बताया जा रहा है कि ये बुक इस बारे में है, ठीक है, या किसी भी वस्तु का वर्णन कर रही है, तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ, डील विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, डील इन का नहीं, डील विथ, कि ये बुक किसके साथ डील करती है, तो डील विथ का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पे, डील इन का नहीं। डील्स विथ का प्रयोग का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी विषय का या किसी भी सब्जेक्ट का आपको वर्णन करना होता है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट का जब आप वर्णन करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, डील्स विथ का प्रयोग करते हैं, ना कि डील्स इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर ये किसी व्यक्ति के लिए होता है, समवन के लिए होता है किसी भी, तो वहाँ पे डील्स विथ का मतलब क्या होता है, व्यवहार करना, ठीक है, बर्ताव करना, ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका डील्स विथ का। ओके, तो डील्स विथ के यहाँ पे दो प्रयोग हो सकते हैं, अगर किसी वस्तु के साथ या किसी, ऐसे ध्यान रखिए, किसी सब्जेक्ट के साथ आता है, जैसे ये बर्निंग प्रॉब्लम्स एक सब्जेक्ट है तो इसके साथ आएगा तो इसका वर्णन करने की बात बताएगा। लेकिन अगर ये किसी व्यक्ति से रिलेटेड होता है तो ये क्या बताएगा, व्यवहार को बताएगा या बर्ताव को आपके बताएगा। इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए प्रीपोजिशन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड नॉट ओनली टू दिल्ली बट ऑल्सो आगरा, और आखिरी में क्या है, नो एरर। अब बताइए यहाँ पे क्या गलती हो सकती है, अगर आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे छोटी सी बात है, फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अगर आप पूरी तरीके से याद ना भी कर सकें तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो आपके दिमाग में रहें ही, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बात मुद्दा क्या निकल के आता है कि विजिट क्या है, आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, सीधे ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद टू का प्रयोग हमारा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट आल्सो आगरा, टू का प्रयोग नहीं होगा। बस यही इतनी छोटी सी बात है, इतनी अगर आपको बात पता है तो आसानी से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर विजिट का प्रयोग आपका वर्ब के रूप में नहीं हो रहा है आपका, ठीक है, नाउन के रूप में हो रहा है, तब आपका टू आ सकता है। जैसे क्या कह सकते हैं कि, ऐसे कह सकते हैं कि राम मेक अ विजिट, ठीक है, मेक अ विजिट टू आगरा, ठीक है, कि राम ने कहाँ विजिट किया, आगरा विजिट किया, किसी अपने दोस्त के घर विजिट किया। तो यहाँ पे आपका क्या है, विजिट एक नाउन है, तो नाउन के बाद अब यहाँ पे टू आ सकता है, जो कि पूरी तरीके से सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है, इसके पहले देखिए कोई भी और वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, इसके पहले आपका कोई वर्ब आता है, जैसे यहाँ पे मेक आया हुआ है, तो ये आपका नाउन की तरह काम करेगा, तब यहाँ पे टू आ सकता है। इतनी छोटी सी बात है, ध्यान रखिएगा। इसे बार बार मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही वो बात होगी जो आपको ध्यान नहीं रहेगी और यही बात आप बार बार भूलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द इन्विटेशन कार्ड सेज दैट सतीश मैरीज विथ सुनीता नेक्स्ट मंथ, कि इन्विटेशन कार्ड क्या कह रहा है कि सतीश सुनीता के साथ अगले मंथ शादी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एरर क्या आती है तो वो होती है मैरीज के साथ। मैरीज के साथ कभी भी विथ का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका जो ये वर्ब है मैरी, इसके साथ आप विथ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सुनील मैरी विथ, यहाँ पे सुनीता कह सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिए तो मैरी का प्रयोग सीधा करेंगे, सुनील मैरी सुनीता, ठीक है, या सुनील मैरीज सुनीता या सुनील मैरिड सुनीता, कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैरीज कर सकते हैं, मैरिड कर सकते हैं, कैसे भी, लेकिन इसके बाद आप विथ का प्रयोग नहीं कर सकते। सुनील मैरीज विथ सुनीता या सुनील मैरिड विथ सुनीता, विथ का प्रयोग यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आई। सेम यही कहानी क्या होगी, अगर मैरिज की जगह क्या लिखा होगा, वेट्स लिखा होगा, तो भी आप विथ का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आपको एक मूवी पता होगी, क्या है, तनु वेट्स मनु, ठीक है, तनु वेट्स विथ मनु, ऐसा सेंटेंस आपको देखने को वहाँ भी नहीं मिला था, क्योंकि ये क्या है, गलत है। तो मैरी या वेट्स आएंगे तो इनके बाद आप विथ का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका इस तरह का आ जाता है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब बी वाली आ जाए और उसके बाद आपका क्या आ जाए, मैरी वाला आपका वर्ब आ जाए, फिर आपका क्या आ जाए, टू, तो उसके बाद आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं टू का, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर सकते हैं, फिर यहाँ पे कोई भी आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे ऐसे कह सकते हैं क्या कि राम इज़ मैरीड, ठीक है, टू सीता। तो यहाँ पे आप मैरीड के बाद टू का प्रयोग कर रहे हैं, किस सेंस में, जब यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, वर्ब टू बी आपका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आपका वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव बीन, ये सब प्रयोग होगा, तो आप मैरीड के बाद टू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल आपका
वर्ब क्या आया है, मैरी आया हुआ है, फिर आप विथ का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, किसी भी आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। मतलब विथ की बात नहीं है, विथ इसलिए लगाते हैं क्योंकि ज़्यादा कॉमन होता है, कोई भी प्रीपोजिशन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डिस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट द कंडीशन ऑफ द कंट्री इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, कि गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा अथक प्रयासों के बावजूद भी जो हमारे देश की स्थिति है, जो भी किसी देश की स्थिति है, वो बद से बदतर होती जा रही है। मतलब बुरा से बहुत बुरे में पहुंचती जा रही है। तो इसमें एरर क्या हो सकती है, सोचिए आप ज़रा 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए और सोचिए क्या एरर हो सकती है। बहुत छोटी सी एरर है, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा, पूरा सेंटेंस पढ़ने से पहले आपने बता दिया होगा एरर क्या है। चलिए देखते हैं एरर क्या है। एरर है यहाँ पे डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट आपका एक अर्थ में है क्या है, अगर हम इसको पूरा लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ की जगह पे हम डिस्पाइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें ऑफ पहले से ही इंक्लूडेड होता है, तो यहाँ पे डिस्पाइट के बाद एक ऑफ और लगाने की जरूरत नहीं, इन स्पाइट ऑफ और ऑफ ऐसा सेंटेंस आपका बनेगा। तो एक ऑफ आपने एक्स्ट्रा लगाया तो इसको ऑफ को आप काट दीजिए। तो यहाँ पे 2 ऑफ आपका नहीं आ सकता है, केवल एक ही ऑफ आएगा, तो वहाँ पे डिस्पाइट में ही इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिस्पाइट ऑफ दिखा, यही टिक किया और आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है क्या गलती हो सकती है। नेक्स्ट देखिए क्या है। There appears to be very little liaison among the two wings of the party। liaison का मतलब क्या हो सकता है, मध्यस्थता करना हो सकता है, ठीक है, या फिर एक संधि तरीके से कह सकते हैं कि दोनों पार्टीज़ के बीच में बहुत ही कम संधि ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उनके बीच में मेल जोल ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका गलती कहाँ पे हो सकती है, वो हो सकती है एमंग में। अब पूछिए एमंग में कैसे गलती होगी, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 लोगों की बात हो रही है। हमने क्या देखा था, जब भी 2 लोगों की बात होगी तो क्या आएगा, बिटवीन का प्रयोग हम करेंगे। एमंग का प्रयोग कब करेंगे, एमंग का प्रयोग करेंगे 2 से अधिक के लिए। और ये भी देखा था कि बिटवीन का प्रयोग भी हम 2 से अधिक के लिए कर सकते हैं उस केस में जब दोनों के या जो भी आपके ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं उनके बीच में परस्पर काफ़ी संबंध या क्लोज रिलेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे तो केवल 2 ही लोग यूज़ हुए हैं, तो एमंग का आना पूरी तरीके से बेकार है। यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 2 of my friends call on me on yesterday when I was in college library। तो इस सेंटेंस में आपको गलती कहाँ पे देखने को मिल रही है, ये ज़रा आप सोच के बताइए। अगर आपको पता है तो 1 सेकंड में बताएंगे, नहीं पता है तो आप गलती खोजते रह जाएंगे। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं इंग्लिश में या कह लो और जीए में कह लूँ, जनरल अवेयरनेस में, कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आपको पता है तो तुरंत पता चल जाते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो कितना भी आप टाइम दीजिए वो आपको पता नहीं चलते हैं। जैसे अगर जनरल अवेयरनेस में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि 2 देशों के बीच में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम क्या है आप बताइए। तो अगर आपको पता है तो केवल आपको ऑप्शन में से खोजना होगा कि हाँ आपको नाम पता है, बस देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं पता है तो आप 15 मिनट क्या 15 घंटे भी बैठ के सोचेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। तो सेम कहानी यहाँ पर भी होती है। अगर आपको सारे रूल्स और रेगुलेशंस पता हैं, कंडीशंस पता और प्रैक्टिस अच्छी है, तो एक बार आप पढ़ेंगे और आपको यहाँ पे एक बार में ही पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे एरर आपकी आ सकती हैं। दोबारा पढ़ के भी आप, अगर आपका कुछ छूट गया दोबारा पढ़ के आ सकते हैं, लेकिन अगर आप घंटे भर भी बैठे रहेंगे, आपको अगर रूल्स ही नहीं पता हैं तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस बैठे रह सकते हैं। तो ऐसे केस में आप इनको स्किप करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एरर क्या हो सकती है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे एरर क्या है, यस्टरडे के पहले कभी भी ऑन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। मतलब चाहे यस्टरडे की मैं बात करूँ, चाहे टुडे की बात करूं, चाहे टुमारो की बात करूं, ठीक है, टुडे की बात करूं, चाहे टुमारो की बात करूं, या डे आफ्टर टुमारो की बात करूं, या डे बिफोर यस्टरडे की बात करूं, टुडे बिफोर यस्टरडे की बात करूं, या किसी भी इस तरह के सेंटेंस की बात करता हूं जहां पे यस्टरडे, टुडे, टुमारो ये आते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो उसके पहले हम ऑन और इन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये आपका क्या है, फॉरबिडन है, ऐसा कर नहीं सकते हैं आप। तो अगर आपको पता है ये, तो यस्टरडे के पहले ऑन देखा आपने, तुरंत आप यहाँ पे टिक लगाया और आगे बढ़ गए, आगे कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। नहीं पता है ये बात तो आप बताइए क्या कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें आप टोटली हेल्पलेस होंगे। आप इस केस में 10 बार पढ़ेंगे तब पर भी कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पढ़िए क्या है,
वाइल शी वॉज रिटर्निंग हर होम अ गून अटैक्ड ऑन हर विथ अ डैगर, कि जब वो घर लौट रही थी या घर लौटने के दौरान, गून का मतलब क्या, कोई गुंडा, मवाली, बदमाश, सड़क छाप ऐसे, ठीक है, तो उसने उसके ऊपर अटैक किया डैगर के साथ। डैगर समझते हैं ना, चाकू जैसी आपका हथियार होता है उसके साथ। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं गलती क्या है। तो गलती फिर से वही आती है जो बार बार रिपीट किया है मैंने, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाली, कि अटैक के बाद आपका कभी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अटैक के बाद सीधे क्या आएगी, आपकी ऑब्जेक्ट आएगा। ये प्रीपोजिशन का प्रयोग आपका नहीं होगा। अ गून अटैक्ड हर, ना कि अटैक्ड ऑन हर, अटैक्ड विथ हर, अटैक्ड एट हर, ऐसा कुछ नहीं। अटैक्ड हर डायरेक्ट आप लगाएंगे, ऑन का प्रयोग यहाँ पे आप नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत बार रिपीट किया हुआ है मैंने। तो ये आपके ये सारे रूल्स जो थे आपको समझ में मेरे ख्याल से आए होंगे। नहीं समझ में आया तो 2 बार आप इस वीडियो को देखिएगा। मेरे ख्याल से तो 90 to 95% चीज़ें आपको याद हो जाएंगी केवल 2 बार वीडियो देखने के बाद। और उसके बाद आप एग्जाम में जाएंगे, आपको कहीं भी इस तरह की एरर मिलती है तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको फाइंड आउट करने में और उसे टिक करने में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्रीपोजिशंस के ऊपर था, मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। प्रीपोजिशन का पूरा पार्ट लगभग मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है। थोड़ा पार्ट आपकी तरफ से भी है कि कुछ थोड़ी सी मेहनत आप करिएगा। कुछ सारे वर्ड्स हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं जो किसी खास तरह के एडवर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ लगते हैं, उन सबको आप पढ़ डालिएगा। ठीक है, जहाँ तक रही बात इंपॉर्टेंट रूल और रेगुलेशन की जो समझने वाली होती है वो मैंने अपनी तरफ से समझा दिया है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरा प्रयास सफल रहा। और वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ विशेष शेयर करिए, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। इस चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने पहली बार ये वीडियो देखा है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आपको डेली मिलती रहें और आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है और औरों से तो और अच्छा हो ही सके, बाकी आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ओके, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।